नमस्कार दोस्तों, आईक्यू सेक्टर में आपका स्वागत है। आज हम अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण पद के बारे में जानेंगे, जो कि है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति पद को समझने के लिए, जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसको समझने के लिए रेफरेंसेस तो कई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, वो है संविधान में जो उल्लेख किया गया है, यानी संविधान में जो बताया गया है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। जैसे कि अगर हम संविधान की बात करें, तो हमारे संविधान में कई भाग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कई भाग हैं, ठीक है? कई भागों में बाँटा गया है, जिनमें से जो भाग 5 है, पार्ट 5 जो है, उसमें है संघ। वो संघ के बारे में बताता है। संघ यानी कि यूनियन। तो ये यूनियन के बारे में बताता है और यूनियन में कई आर्टिकल्स हैं, ठीक है? जो कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है? कुछ अध्यायों में इसको बाँटा गया है, जिसमें से पहला अध्याय है, यानी पहला जो एक चैप्टर है, उसमें बताया गया है कार्यपालिका के बारे में, यानी कि एग्ज़ीक्यूटिव। एग्ज़ीक्यूटिव के बारे में पहला चैप्टर है, ठीक है? पहला अध्याय है, जिनमें आर्टिकल 52 से 78 तक रखा गया है। जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है, उसको आर्टिकल 52 से लेके 78 तक इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्या-क्या उनके कार्य होंगे, किस तरीके से वर्क होगा, ये सारी चीज़ों को एकदम क्लियर बताया गया है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इससे एक समझ ले ली जाती है और उसके बाद सारा निर्णय हो जाता है। कोई भी कोर्ट को अगर निर्णय लेना होता है तो भी इसके जो अनुच्छेद हैं उनसे समझ के आगे निर्णय लिया जाता है। तो कार्यपालिका के बारे में 52 से लेकर 78 के बारे में बताया गया है। अगर इसके उपभाग की बात करें, यानी जो सब सब्जेक्ट होते हैं, उपभाग की बात करें, तो इसमें आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 73 तक इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 73 के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं उन आर्टिकल्स के बारे में जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड आर्टिकल्स, जो कि संबंधित अनुच्छेद हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला आर्टिकल है 52। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यों का प्रमुख होता है, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 53 की बात करें, जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है, वो प्रेसिडेंट में होगी, ठीक है? तो जो भी कार्यपालिका के कार्य होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी शक्तियाँ होंगी, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। और उसके बाद आर्टिकल 54 की बात करें, तो इसमें बताया गया है कि कौन-कौन से वोटर्स हैं जो इसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि कौन-कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? इलेक्शन आप समझ सकते हैं, इलेक्शन नॉर्मल तरीके से। इसमें बताया जाएगा वोटर्स के बारे में कि कौन-कौन से वोटर्स होंगे, ठीक है? और इसी में ही निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है, यानी कि इलेक्शन कॉलेज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इलेक्शन कॉलेज होता है कि कौन-कौन से लोग इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, उनके बारे में, ठीक है? तो इलेक्शन कॉलेज को अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। उसके बाद आर्टिकल उसके बाद आर्टिकल 55 होता है। आर्टिकल 55 में बताया गया है कि प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि जैसे कि ये तो हो गया कि वोटर्स कौन से रहेंगे इलेक्शन में, लेकिन उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी राष्ट्रपति को चुनने के लिए, उसको इसमें बताया गया है। तो आप सीधा सा समझ सकते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर यानी प्रक्रिया क्या होगी या फिर मैनर क्या होगा किसी भी राष्ट्रपति को चुनने के लिए। आप मैनर भी समझ सकते हैं। मैनर क्या होगा किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो उसमें ये बताया गया है। अगर आर्टिकल 56 की बात करें, तो इसमें बताया गया है कि कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल के लिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 56 में। तो ये कार्यकाल हो गया। उसके बाद आर्टिकल 57 में जैसे कि किसी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन यानी कि री-इलेक्शन के लिए बताया गया है कि उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि वो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके री-इलेक्शन के लिए, यानी कि उसको अगर फिर से किसी भी राष्ट्रपति को चुना जाना हो, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल 57 में बताया गया है। तो री-इलेक्शन आप इसको समझ सकते हैं। तो आपका ये री-इलेक्शन हो गया और उसके बाद आर्टिकल 58 की बात करें, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होती है किसी भी पर्सन को राष्ट्रपति बनने के लिए। योग्यताएँ, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 58 में, ठीक है? और उसके बाद अगर आर्टिकल 59 की बात करें तो इसमें शर्तें बताई गई हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। शर्तें हो गया। अगर आर्टिकल 60 की बात करें तो इसमें ओथ बताया गया है।
किसी भी राष्ट्रपति को शपथ क्या लेना है, तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है? तो ये हो गया 60 तक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 61 की, तो ये महाभियोग के बारे में बात करता है। आप इम्पीचमेंट सुनते होंगे, तो अगर किसी भी राष्ट्रपति को हटाना होता है उसके पद से, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो वो बहुत ही अलग तरीके का प्रोसेस होता है, उसको मैं बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अभी आप ये समझिए कि 61 रिलेटेड है इम्पीचमेंट से यानी महाभियोग से, ठीक है? अगर आर्टिकल 62 की बात करें, तो इसमें ये बताया जाता है कि मान लीजिए कि कभी भी अगर राष्ट्रपति का जो स्थान है, यानी प्रेसिडेंट का जो स्थान है, वो खाली है, तो उसको कैसे भरा जाना है और कितने टाइम में भरा जाना है। और जैसे कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी किसी भी समय ये पद खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है, ऐसा रूल बनाया गया है। तो अगर किसी भी टाइम पे जब राष्ट्रपति को चुनना होता है, तो जो जिस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, यानी जो उसका पीरियड होता है, खत्म होने वाला होता है, उससे पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है कि जब तक रिजल्ट आए या फिर जब तक वो हटे अपने पद से पुराना वाला राष्ट्रपति, तब तक इसका चुनाव हो जाए और उसका जैसे कार्यकाल खत्म हो और दूसरा वाला अपॉइंट हो जाए। तो उसमें कोई ब्लैंक की स्थिति ना हो, तो उसके लिए आर्टिकल 62 में प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि रूल बनाए गए हैं। तो ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी को जो टर्म्स होते हैं, आप समझ लीजिए कि टर्म्स कि किस तरीके से अगर पद खाली हो तो किस तरीके से भरा जाना है, कब भरा जाना है और कैसे किया जाना है, तो वो आर्टिकल 62 में है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बचता है इसके अलावा, जो इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में ये बताया गया है कि इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति का, अगर उसमें मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें राज्यों की विधानसभाएँ भाग लेती हैं। तो मान लीजिए कि जिस टाइम पे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस टाइम में किसी राज्य का विधानसभा भंग हो, ठीक है? राज्य का विधानसभा भंग हो, तो उस टाइम पे ये हो जाएगा, अगर देखा जाए रूल के हिसाब से, कि सारे राज्यों के जो विधानसभा है, उनके निर्वाचित सदस्यों को भाग लेना चाहिए, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स को पार्टिसिपेट करना है उनके वोटिंग में। लेकिन अगर किसी भी राज्य की विधानसभा अगर नहीं है, यानी भंग हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो उस स्थिति में वो जो एक बनाया गया है कि सारे राज्य पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा, यानी कि ये रूल वाइज ये फॉलो नहीं करता है। तो उस स्थिति में अगर डिस्प्यूट होता है या फिर ऐसे ही कोई पद खाली रह जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, जो रूल बताए गए हैं, वो आर्टिकल 71 में है कि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है? इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ठीक है? कि सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब चलिए इसमें आगे समझते हैं कि 2 चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक नॉर्मली सुनने में आता होगा कि जो इस राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। यानी कि इनडायरेक्ट का सीधा-सा मतलब है कि हम लोग भाग नहीं लेते हैं। यानी जो जनता होती है, नॉर्मल जनता, आम लोग होते हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनके बिहाफ़ पे जिनको आम लोग जिनको चुनते हैं, वो लोग जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है? तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग। तो और डायरेक्ट वोटिंग क्या होती है? जिसके माध्यम से हम लोग, जो पूरी जनता है, जो आम जनता है, वो लोग जिनका चुनाव करते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वोटिंग। तो डायरेक्ट वोटिंग किनके लिए की जाती है, इनडायरेक्ट वोटिंग किनके लिए की जाती है, और डायरेक्ट वोटिंग और इनडायरेक्ट वोटिंग में क्या अंतर है, जो कि हम नॉर्मली समझ सकते हैं, वो ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट वोटिंग की बात करें, डायरेक्ट वोटिंग डायरेक्ट वोटिंग की बात, तो इनको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका इसको हम नॉर्मली भाषा में ऐसे जानते हैं कि जो ज़्यादा वोट पाएगा, वो जीत जाएगा। जो ज़्यादा वोट पाएगा, वो जीत जाएगा। उसके लिए कोई भी परसेंटेज हो उसमें, वो जीत जाएगा। डायरेक्ट वोट को हम समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विधानसभा है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, वो हम लोग प्रत्यक्ष तौर पे करते हैं, यानी कि उसमें आम जनता प्रतिभाग करती है। तो मान लीजिए किसी भी विधानसभा का जो किसी एक विधानसभा में जो लोग हैं, जो वोट्स हैं, वो कुल मिला के हैं 1 लाख। तो अगर विधानसभा में जो वोटर्स हैं, वोटर्स ये हो गए, ठीक है? वोटर्स हो गए 1 लाख, और अगर मान लीजिए कितने लोग चुनाव के लिए खड़े हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं, वो हो गए 10, ठीक है? और मान लीजिए कि अगर चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न हुआ, उसमें वोट्स कितने पड़े हैं, वो हो गए 60,000। 60 के मतलब 1000 होता है, आपको पता ही होगा। तो 60,000 लोगों ने वोट डाला, और बाकी 40,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, किसी आलस की वजह से या फिर वैसे ही कि मैं वोट नहीं डालूँगा, हो सकता है कोई बाहर हो। तो ऐसे करके 40,000 लोग नहीं डाले, 60,000 लोग डाले, ठीक है? जिनमें से जो एक आदमी है, जो एक मेंबर है, उसको मिले मान लीजिए 10,000 वोट, ठीक है? 10,000 वोट मिल गए उसको, और जो बाकी 9 थे, उनको
बाकी बचे 50,000, जैसे कि 10,000 तो एक आदमी को मिल गया, जो बाकी 50,000 बचे उसको 9 लोगों में ऐसा बाँट दिया जाए, यानी कि 9 लोगों को ऐसा-ऐसा वोट मिला कि जैसे मान लीजिए 6,000 मिला किसी को 7,000 मिला, किसी को 5,000 मिला, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके किसी को 10,000 से ज़्यादा ना मिला हो बाकी 9 को, ठीक है? तो इसमें ये विन हो जाएगा, यानी कि ये जीत जाएगा। इसने क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं इन सभी में से, तो जो ज़्यादा पाए वो जीत जाए, ऐसा इसमें सिस्टम होता है। तो अगर मोटा-मोटा देखा जाए कि इसने सिर्फ़ 10,000 लोगों का वोट पाया है, 1 लाख में से सिर्फ़ 10,000 लोगों का वोट पाया है और ये जीत गया है। यानी कि ये पूरी जनता का तो ये पूरी जनता का समर्थन प्रदर्शित नहीं करता है कि पूरी जनता इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे आप इलेक्शन करिए इसको, ठीक है? जो आपको डायरेक्ट इलेक्शन दिख रहा है, डायरेक्ट वोटिंग मैंने लिख दिया था। डायरेक्ट इलेक्शन जो आपको दिख रहा है, तो डायरेक्ट इलेक्शन में ये होता है कि कोई भी जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। उसमें वो चाहे जितने लोगों का नॉर्मली समर्थन ले रहा हो। तो इसमें ये हो जाता है कि जैसे कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनमें जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग दब जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी धर्म गुटबाजी कर लिया और वो संख्या में ज़्यादा हैं, तो वो अपना जैसे कि वोट जो है डाल के एक पर्सन को जिता सकते हैं, ठीक है? तो उसमें वोट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो आपस में वैसे ही कम है। तो इस वजह से उनको कम वोट मिलेगा और वो जीत नहीं पाएँगे। तो ये एक घाटा हो जाता है डायरेक्ट इलेक्शन का, ठीक है? तो कुल मिला के डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, उनका क्या माइनस पॉइंट है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अगर डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, तो इनमें सबसे जो होते हैं एग्ज़ाम्पल कि किसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वो आपको मैं बता दूँ। एक होता है लोकसभा का और विधानसभा, पंचायत के मेंबर्स पंचायत के मेंबर्स और जो नगर पालिका होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो उन लोगों का चुनाव होता है डायरेक्ट, ठीक है? जो हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं उनको। तो ये हो जाता है। अब अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, तो इसको ये मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ लाइन। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन समझते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा होता है कि सभी लोगों की जो पार्टियाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें एक टाइप ऐसा होता है जो लिस्ट वाइज़ इसमें चुनाव होता है। लिस्टिंग एक प्रक्रिया है यहाँ पे। जो इलेक्शन होता है उसमें एक लिस्टिंग है। लिस्टिंग द्वारा होती है एक प्रक्रिया। तो लिस्टिंग में ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए 1 पार्टी है, 2 पार्टी है, तीसरी पार्टी है। तो इसमें मेंबर्स नहीं, इसमें पार्टियाँ होती हैं। जैसे कि एक पार्टी में इन्होंने अपने 10 मेंबर को 10 मेंबर की लिस्ट दे दी। पहली पार्टी ने 10 मेंबर की लिस्ट दे दी, दूसरी पार्टी ने 10 मेंबर की लिस्ट दे दी, तीसरी पार्टी ने 10 मेंबर की लिस्ट दे दी। और इन लिस्टों पे अभी कुछ नहीं होना है, ये लिस्ट ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? अब जो वोट पड़ेंगे वो पार्टियों पे पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले वाले को वोट पड़ा, पहली जो पार्टी थी उसको वोट पड़ा 60%, दूसरे को पड़ा 20%, तीसरे को पड़ा 20%, ठीक है? इस तरीके से वोट पड़ गया। तो अगर 60% इनका वोट पड़ा है, तो जो भी इनके पार्टी में 60% लोग होंगे ऊपर के, जो इन्होंने 10-10 लोगों को दिया था अपना नाम, तो जो 10 लोगों में से 60% यानी कि ये इसको परसेंट में कर लीजिए, इनको 60%, 20%, 20%। तो जो पहली वाली पार्टी को 60% वोट पड़े हैं, उनमें पहले 60% लोगों को ले लिया जाएगा। मान लीजिए कि 60% में 6 लोग ले लिए गए इस पार्टी के ऊपर के, जो 10 लोग लिस्ट में थे। उसके बाद इन 2 लोग ले लिए गए और इसमें 2 लोग ले लिए गए, ठीक है? जो ऊपर के 2 लोग थे लिस्ट में। जो सेकंड वाला था उसने भी 10 लोगों की लिस्ट दी थी। उसमें से ऊपर के 2 लोगों को ले लिया गया। उसके बाद तीसरे में जो 10 लोगों की लिस्ट दी गई थी उसमें से 2 लोगों को ले लिया गया। इसमें प्रेफ़रेंस सिस्टम होता है, ठीक है? यानी कि आप लोग जैसे एग्ज़ाम देते होंगे तो अपना प्रेफ़रेंस सिटी लिखते होंगे कि आपने प्रेफ़रेंस किया कि पहले मेरा एक सिटी होगा, जैसे कि मान लीजिए आप इलाहाबाद के हैं, तो इलाहाबाद आपने पहला अपना डाल दिया, चूज़ कर लिया। दूसरा डाल दिया जैसे कि मान लीजिए वाराणसी, कि अगर मान लीजिए कि इलाहाबाद में मुझे सेंटर नहीं मिलता है तो मैं वाराणसी ले लूँगा। और अगर तीसरा आप डाल देते हैं मजबूरी में कि चलो ठीक है अगर कुछ नहीं मिला तो दिल्ली सेंटर मिल जाएगा तो भी मैं एग्ज़ाम दे दूँगा, लेकिन ये मेरा रा लास्ट प्रेफ़रेंस है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि जितने-जितने आपके परसेंटेज आए हैं, उस हिसाब से जो-जो आपने लिस्ट में नाम दिया है, अगर आपके परसेंट 20 आते हैं तो जैसे कि मान लीजिए 2 लोगों को चुनना है, तो ऊपर के 2 लोगों को चुन लिया जाएगा, जैसे कि इन 2 लोगों को चुन लिया गया। ठीक है? तो ऊपर से ऐसे क्रम में रहता है। तो इसको इसीलिए कहते हैं प्रेफ़रेंशियल वोट। प्रेफ़रेंस आप कैसा दे रहे हैं, उस तरीके से वोट होता है। तो ये हो गया। लेकिन ये तब होता है कि जैसे वैकेंसीज़ की संख्या ज़्यादा हो, कि विधानसभा में वैकेंसीज़ की संख्या ज़्यादा है, तो उस जगह पे हो सकता है ये चीज़ें, इनडायरेक्ट इलेक्शन में। और लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात आती है, तो प्रेसिडेंट में सिर्फ़ एक ही भारत का राष्ट्रपति होता है, वैकेंसी सिर्फ़ एक ही रहती है। तो उसके लिए एक नई प्रणाली लाई गई, जिसका नाम है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, उसको अगले पेज में बताता हूँ। तो जो एक अलग प्रणाली है, उसको कहते हैं एकल वोट हस्तांतरण हस्तांतरण प्रणाली, या फिर आप विधि भी कह सकते हैं। तो इस विधि द्वारा, यानी कि जो इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम,
यानी कि किसी भी पर्सन द्वारा एक बार ही वोट दिया जाएगा और वही वोट जिसका कम आया है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 3 लोगों पे अपना प्रेफ़रेंस दिया कि पहला मेरा मेंबर ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा। अगर मान लीजिए, इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होना है और एक पद पे चुनाव है, ठीक है? उसके लिए कोई एक उम्मीदवार है ए, कोई दूसरा उम्मीदवार है बी, कोई तीसरा उम्मीदवार है सी, ठीक है? और कोई चौथा उम्मीदवार है डी। तो ये 4 उम्मीदवार हो गए, ठीक है? और इसमें से जिन लोगों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना है, उन्होंने अपना प्रेफ़रेंस दे दिया है। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कोई मेंबर हूँ, जो कि पहले से इलेक्टेड हूँ, लोकसभा का या राज्यसभा का, अगर मुझे वोट देना है, तो मैंने कह दिया कि पहले मैं सी को चुनूँगा, ठीक है? पहला मेरा प्रेफ़रेंस है सी, ये बन जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं बनता है, तो अगर बी बन जाए, तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है? मेरा पहला चॉइस तो सी है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो डी बन जाए, मुझे क्या दिक्कत है? और उसके बाद अगर वो भी नहीं बनता है, तो मुझे डी नहीं पसंद है, मुझे ए पसंद है। तो अगर मैं अपना चॉइस देना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने आपको जो सिटीज़ बताई हैं एग्ज़ामिनेशन सिटीज़, तो उस हिसाब से मैंने इसको चुना कि थर्ड में जो पर्सन है, जो थर्ड नंबर पे मैं जिस पर्सन को चूज़ करूँगा, वो ए है, ठीक है? और लास्ट में कोई मिलता ही नहीं है, तो मुझे फोर्थ को चुन लेना है, ठीक है? ऐसे ही सिंपल सी बात है कि सबसे पहली मेरी चॉइस है सी, उसके बाद है बी, उसके बाद है ए, उसके बाद है डी, ठीक है? ये मेरी चॉइसेस हो गई इस पोस्ट के लिए। तो ऐसे चुनाव होता है। तो चुनाव तो इसमें ऐसे हो जाता है, ये तरीका है, प्रेफ़रेंसेस दे दिया हमने। लेकिन जब काउंटिंग का टाइम आता है, तो उस टाइम पे लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। जैसे कि लोगों को नहीं, जो चुनाव करवा रहे हैं उनको नहीं, जो समझ रहे हैं कि ये क्या होता है उनको। न नॉर्मल सी बात है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब इसका काउंटिंग का जो समझाया जाता है, उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसको समझने में। तो उसको मैं आज अच्छे से समझाऊँगा, ठीक? तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं, उसके बाद काउंटिंग में धीरे-धीरे आएँगे। जब काउंटिंग का पॉइंट आएगा, तो उसको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे-ऐसे होता है और ये आर्टिकल्स हैं और किस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में अंतर होता है, ये आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो राज्यों का प्रमुख होता है, ठीक है? जो सारे स्टेट्स हैं, उनका प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और यह राष्ट्र के एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। यानी कि जो इसमें यूनिटी है और जो इंटीग्रिटी है, वो इसका प्रतीक होता है राष्ट्रपति। आपको ये समझ में आना चाहिए। और अगर इसमें बात करें, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि जो संघ की कार्यपालिका होती है, उसका एक सदस्य भी होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आता है, यानी कि उपराष्ट्रपति आता है और भारत का महान्यायवादी आता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद आते हैं, ठीक है? तो ये सारे लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, उसमें राष्ट्रपति भी एक है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में ये बताया गया है कि जो इसमें सदस्य होंगे वो कौन-कौन होंगे यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन से सदस्य होंगे, तो उसके बारे में बताया गया है। तो जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें सदस्यों की बात करें, तो सबसे पहला होता है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो होते हैं। तो अगर इनकी संख्या की बात करें, जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो लोकसभा में इस टाइम पे इलेक्टेड जो मेंबर्स की संख्या है, वो है वैसे तो नॉर्मली सैंक्शन्ड है 550 यानी कि 550 तक हो सकते हैं। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में 543 लोग इलेक्टेड हैं लोकसभा के मेंबर के तौर पे, यानी कि जो लोकसभा के एमपीज़ हैं, उनकी संख्या है, जो एमपीज़ हैं लोकसभा के, उनकी संख्या है 543, ठीक है? और अगर इनकी बात करें, जो राज्यसभा के जो हैं एमपीज़, अगर उनकी बात करें, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या की बात करें, तो इनकी वैसे संख्या अलॉटेड है 250, ठीक है? लेकिन अगर इस टाइम की बात करें, प्रेज़ेंट टाइम में कितना है, तो ये हैं 233। तो कुल मिला के अगर लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ को टोटल किया जाए, तो 336, 347 और 527 यानी 776 लोग 776 जो एमपीज़ हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि इलेक्टेड होते हैं, ना कि मनोनीत। और दूसरे अगर उसकी बात करें, जो राज्यसभा की विधानसभाओं के मेंबर्स हैं, जो कि इलेक्टेड हैं, ठीक है? जो विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको लिया जाएगा, यानी कि एमएलएज़ इनको कह सकते हैं, इलेक्टेड एमएलएज़। और उसके बाद इसमें जो भी विधान परिषद के लोग होंगे, यानी जैसे कि किसी राज्य में विधान परिषद भी हैं, तो विधान परिषद से कोई लेना-देना नहीं है, उनके कोई भी सदस्य नहीं भाग लेंगे, सिर्फ़ विधानसभाओं के, जो कि राज्यों की विधानसभाएँ हैं, उन्हीं के इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर पाएँगे इसमें। और जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं, उनको भी शामिल किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था उसके द्वारा, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स को भी शामिल किया जाता है प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है? तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो दिल्ली प्लस पुडुचेरी, पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स विधानसभा के। अब जो एमपी हैं और जो एमएलए हैं, उनके सभी के वोटर्स की वैल्यू होती है। जैसे कि किसी भी राज्य के जैसे कि जनसंख्याएँ अलग-अलग होती हैं। जो विधानसभाओं के एमएलएज़ होते हैं, वो रिप्रेज़ेंट करते हैं अपने-अपने स्टेट में, अपने-अपने जनसंख्याओं को।
तो अगर उनके वोट्स का वैल्यू भी अलग-अलग होगा क्योंकि जनसंख्या जितनी कम रहेंगी उतना कम उनका वैल्यू रहेगा, जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ज़्यादा वैल्यू रहेगा। तो उस हिसाब से इनका वैल्यू निकाला गया है जो कि उसमें यूज़ होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है? एमएलए के वोट की वैल्यू देखी जाए, हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू देखी जाए, तो वो होती है अगर किसी भी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एक सदस्य कोई है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरा कोई स्थान है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक विधानसभा में जो जीता है, उस मेंबर के वोट की वैल्यू क्या रहेगी, उसके बारे में बताया गया है। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पूरा पॉपुलेशन हो जाएगा और उसके बटे में होगा कि जितने भी लोग उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि उस राज्य के विधानसभा में जितने पर्सनों के लिए सीट्स हैं, उनसे जब डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद उसको भाग किया जाएगा 1000 से। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 1000 से क्यों भाग दिया जा रहा है। अगर किसी भी राज्य के पॉपुलेशन को वहाँ के जितने विधायक हैं, यानी कि जो भी एमएलएज़ हैं, उनकी संख्या से अगर भाग दिया जाए, उसके बाद जो वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी जगह पे 1 लाख है जनसंख्या, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे जो एमएलएज़ हैं, उनकी संख्या 10 है, ठीक है? तो अगर डिवाइड किया जाएगा तो जैसे कि मान लीजिए 1 लाख लिख दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये 1 0 कट गया। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है किसी की भी 1 पर्सन के वैल्यू के लिए, तो उसमें जोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसी वजह से कि मान छोटा है यानी वैल्यू छोटी आए, इस वजह से इसमें भाग दे दिया जाता है 1000 का। ये भाग देने को आप 1/1000 में मैंने वो डिनोट कर दिया है। भाग देंगे तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है? तो अब अगर इसमें भाग दें, 1, 2, 3 ज़ीरो हटा दें, 1, 2, 3 ज़ीरो हटा दें, तो 10 वैल्यू आ जाएगी। 1 पर्सन की 10 वैल्यू आ जाएगी, तो ये छोटा संख्या है, तो उनको छोटा करने के लिए भाग दे दिया जाता है 1000 से, ठीक है? तो ये होता है किसी भी एक एमएलए के वोट का वैल्यू। और अगर अब बात करें जो एमपीज़ होते हैं, एमपीज़ यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, किसी एक पर्सन का जो कि निर्वाचित है यानी इलेक्टेड है, उनका वैल्यू क्या होती है? अगर किसी भी एक एमपी के वोट की वैल्यू पता करनी हो, तो जितने भी देश में एमएलएज़ हैं, ठीक है? जितने भी एमएलएज़ हैं यानी विधायक हैं जितने भी इस देश में, उनके वोट की वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए, अगर एमपीज़ की संख्या से यानी जितने भी एमपीज़ हैं, उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया जाए, तो किसी भी एक एमपी के वोट की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी एमपी के वोट की वैल्यू पता करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं जैसे कि अब हमें ये भी पता चल गया कि इनडायरेक्ट वोट कैसे होने हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगी यहाँ पे। एकल वोट हस्तांतरण विधि द्वारा यहाँ पे चुनाव होगा क्योंकि एक पद के लिए है तो इस वजह से एक हेयर महोदय थे। हेयर ने ये बताया था कि अगर किसी एक पद के लिए किसी को चुनाव करना हो इनडायरेक्ट तरीके से तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें ये तो पता चल गया कि हमें ऐसे प्रेफ़रेंस देना है, एक-एक करके, उसके बाद ऐसे चुनाव होगा। लेकिन काउंटिंग कैसे करते हैं अब उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? इसमें कोटा निर्धारित किया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को इससे इस संख्या से कम मत मिले तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? इतना मत तो मिलना ही चाहिए तभी इलेक्टेड माना जाएगा। तो इसलिए किसी भी पर्सन का कोटा अगर पता करना हो वोट के लिए कि इतना तो कम से कम पाना ही चाहिए नहीं तो उसको इलेक्टेड नहीं माना जाएगा। कुल वैध मतों का मूल्य बटे इसमें जितना वैकेंसी हो वैकेंसीज़ प्लस 1 और उसके बाद यहाँ पे भी प्लस 1 हो जाता है, ठीक है? तो कुल मिला के जितना वैलिड वोट्स रहेगा उसको जैसे कि मान लीजिए कि वैलिड वोट्स हैं 100 जो वैल्यू है वैलिड वोट्स की मान लेते हैं 100 उसको वैकेंसी मान लीजिए राष्ट्रपति की 1 है और उसमें 1 जोड़ना है प्लस 1 करना है, ठीक है? तो कुल मिला के अगर माना जाए कि यहाँ पे 100/2 प्लस 1 यानी कि जो भी यहाँ पे 51% पा जाएगा, वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से हम कोटा डिसाइड करते हैं कि किसी भी एकल वोट हस्तांतरण विधि द्वारा अगर किसी को चुनना है, अगर उसके लिए कोटा अगर देखा जाए, तो उसमें कुल वैध मतों का मूल्य बटे उसमें जो वैकेंसी होगी वो प्लस 1 और उसके बाद फाइनली जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ दिया जाए, तो वो हो जाएगा कि इतना परसेंट पाएगा जो पर्सन वो जीत जाएगा। तो अगर देखा जाए 100% में अगर मैंने निकाला 100 मान के, तो जो भी 51% पाएगा वो जीत जाएगा। तो ये 51 के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, डी खड़ा है, ठीक है? ये चुनाव में खड़े हैं। जैसे कि मेरा मान लीजिए कि पहला प्रेफ़रेंस है और दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है? तो अगर पहले राउंड की बात करें, तो पहले में ए को मिल गया, अगर मान लिया जाए कि 100 वोटर्स हैं, तो उसमें अगर ए की बात करें तो 40 लोगों ने मान लीजिए कि ए को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिया और उसके बाद बी को 30 लोगों ने प्रेफ़रेंस दिया फर्स्ट प्रेफ़रेंस और उसके बाद सी को 20 लोगों ने पहला प्रेफ़रेंस दिया और डी को 10 लोगों ने पहला प्रेफ़रेंस दिया। पहले राउंड में तो नॉर्मली सबका देख लेते हैं कि कितना-कितना मिला है। तो पहले राउंड में ऐसे एज़ इट इज़ ये लिख दिया जाएगा 40, 30, 20, 10 इतना-इतना लोगों को मिल गया। पहला राउंड ये हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद जैसे कि मान लीजिए 40 हो गया, ये 30 हो गया, पहले राउंड में सिर्फ़ ओपन कर लिया जाता है कि कितना-कितना प्रेफ़रेंस मिला है पहले राउंड में लोगों को। पहले नंबर पे लोगों को कितना-कितना प्रेफ़रेंस मिला है। तो ये 100 लोगों ने ऐसे-ऐसे प्रेफ़रेंस दिया था और तो देखा जाता है कि सबसे कम किसको मिला। तो उसके बाद जो सबसे कम होता है उसको हम हटा देते हैं सेकंड राउंड में, ठीक है? जैसा कि 10 लोगों ने दिया था फर्स्ट प्रेफ़रेंस डी को। तो अब देखते हैं कि डी ने जो 10 प्रेफ़रेंस दिया था उसको हटा रहे हैं, तो 10 को बाँट देते हैं, जो कि बचे होते हैं उनमें, क्योंकि कोई भी वोट बेकार ना जाए इसलिए ऐसा करते हैं। क्योंकि उन लोगों ने सेकंड, थर्ड
और फोर्थ प्रेफरेंस तो दिया ही होगा। तो देखते हैं डी को जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था वो सेकंड प्रेफरेंस किन किन लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो सेकंड राउंड में अगर देखा जाए तो जो सेकंड प्रेफरेंस दिया गया था ए को, उसमें एक लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस ए को दिया था, बी को दिया था सेकंड प्रेफरेंस 7 लोगों ने, और सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया था 2 लोगों ने, ठीक है। तो सेकंड राउंड में ये इन वोटों को जो बाकी बचे हुए थे, जो डी में बचे हुए थे, डी को तो निकाल दिया गया, तो जो बाकी उनके प्रेफरेंसेस थे उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि ए को जो सेकंड प्रेफरेंस दिया गया था उसको ऐड कर देंगे सेकंड राउंड में, एक हो गया। बी को जो सेकंड प्रेफरेंस दिया गया था उसको 7 को ऐड कर दिया गया, और सी को जो दिया गया था 2 उसको ऐड कर दिया गया। तो कुल मिला के सेकंड राउंड तक ये हो गए। सेकंड राउंड तक, सेकंड राउंड कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ए बी और सी बचे सेकंड राउंड में। तो इसका हो गया तो इसका हो गया 41, इसका हो गया 37, इसका हो गया 22। अब जैसे सेकंड राउंड खत्म हो चुका है, अब शुरू होगा थर्ड राउंड, ठीक है। अब थर्ड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड की बात करें, तो जो ये है सी वाला है उसके सबसे कम वोट हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको बांट दिया जाएगा। सी को जिसने दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस वो तो 20 थे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, ये आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रेफरेंस था, वो 20 लोग थे, और 2 तो बाद में ऐड हुए थे ना जो सेकंड प्रेफरेंस दिया था। तो इसको 2 मान लेते हैं, ये 20 है, ये 2 है जो सेकंड में माना गया था। सी को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था वो 20 लोग थे, उन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस किसको दिया था वो चलिए देखते हैं। ए, बी और डी आए। तो जिन लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, ए को 5 लोगों ने दिया था सेकंड प्रेफरेंस, बी को 12 लोगों ने दिया था सेकंड प्रेफरेंस, और डी को 3 लोगों ने दिया था सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। ये जो आप सी देख रहे हैं उसमें से 20 तो हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, और जो 2 हो गया वो हो गया सेकंड प्रेफरेंस वाले। सेकंड प्रेफरेंस के बाद थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस भी तो दिया गया होगा। जिन 2 लोगों ने दिया था सेकंड प्रेफरेंस सी को, उनमें से थर्ड प्रेफरेंस ए को मिला होगा और फोर्थ प्रेफरेंस बी को मिला होगा। थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस की बात करें तो सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं, ठीक है। 2 ही लोगों ने इसमें सी में दिया था। तो जो 2 बाकी बचे, तो इसमें एक ए को दिया होगा, एक बी को दिया होगा, ठीक है। इसको भी आगे पहुँचाना है, तो इस वजह से इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं कि कैसे-कैसे आगे इसको दे सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर करना है हम लोगों को। और उसके बाद जो ये 20 वाला है, इसमें से जो ये इसमें डी दिख रहा है आपको, तो डी वाला तो पहले ही हट गया था। सबसे पहले डी तो गायब हुआ है। तो इसमें से मान लीजिए कि अगर डी हट गया है, तो बाकी बचे, सी भी हट रहा है और डी पहले ही हट चुका है। तो ए और बी को इसने जो दिया होगा, तो मान लेते हैं जो ए को थर्ड प्रेफरेंस दिए हैं उसको मान लेते हैं कि एक लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस दिया है, और इसको मान लेते हैं 3 लोगों ने, 2 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस दिया है। जो बाकी बची, जो डी था वो पहले ही खत्म हो चुका था पहले राउंड में ही। लेकिन जो ये सी वाले थे, उन्होंने भी तो डी को दिया होगा। तो जो डी का वो हम लोगों ने बांटा था वो 3 माना था, ये 3 लोगों ने इसको दिया है। 3 को भी बांटेंगे, जैसे कि मान लीजिए जो थर्ड प्रेफरेंस है उसमें ए को कितने लोग माने होंगे थर्ड प्रेफरेंस, और बी को कितने माने होंगे थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। सब प्रेफरेंस का खेल है, थर्ड राउंड में सबका थर्ड प्रेफरेंस निकलेगा। तो ये जैसे कि अब इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है थर्ड राउंड के बाद, कि इस वोट को बांटना है। तो ये देखिए कि जो सेकंड राउंड में था वो 41 था, और ए और बी था आपका 37, ठीक है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो कि सी के द्वारा जो आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, उसमें है ए में अगर ऐड करें तो ए में और ऐड होगा 5, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 5, ये 5 हो गया। उसके बाद जो ए यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पे डी वाला जो बचा था एक, वो एक ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के हो गया 41 और 42, 43 और 5 48, ठीक है। और इसमें बी का देखें तो बी पहले से 37 था। उसके बाद जो ये 12 आया इसमें, जो 20 में पहले जो 20 को डिवाइड किया गया तो उसमें 12 आया, और जो डी में बचा हुआ था वो 2 था। तो 12 और 2 14, ठीक है, ये 14 हो गया, और प्लस एक लास्ट में जो यहाँ पे ये बचा हुआ है एक, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 4 1 5 7 12, 12 के 2 हासिल आया 1, और 3 1 4 1 5। तो कुल मिला के 52 इसका परसेंट आ गया। और हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अभी कोटा देखा था कि एक अगर वैकेंसी है तो उसके लिए अगर मान लीजिए 100% माने किसी चीज को, तो उसका मैंने कोटा निकाला था, तो आया था 51% जो पा जाएगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे 52 बी पा गया है, तो यानी कि बी जीत जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे काउंटिंग होती है, जो भी सबसे कम पाएगा उसके वोट्स को देखा जाएगा कि उसने सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस किसकी दी है। जब ये सेकंड राउंड में क्लियर हो जाएगा कि किसने किसने दी है, तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, लोगों में जोड़ दिया जाएगा ए बी सी में। और उसके बाद अगले राउंड में जो लास्ट में रहेगा, 3 बचेगा लास्ट में उसके बाद थर्ड राउंड में, तो थर्ड राउंड में जो लास्ट में रहेगा, जैसे कि इसमें सी बचा हुआ था, तो उसको डिवाइड कर दिएगा जो पहले
20 लोगों ने दिया था फर्स्ट प्रेफ़रेंस और जो बाकी 2 थे, जो सेकंड प्रेफ़रेंस दिया था, उनको देखा जाएगा कि उन्होंने थर्ड, फोर्थ किसको दिया, तो थर्ड, फोर्थ एक-एक दिया होगा ए और बी को, तो उसको कर लिया गया, हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। और उसके बाद अगर देखा जाए कि 20 को किस में बाँटा गया होगा, तो ए, बी और डी में बाँटा गया होगा, क्योंकि तो सी तो पहले से ही है। तो ए, बी और डी में हम लोगों ने देखा, तो ए और बी का हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि 5 और 12 दिया गया था ए और बी को, और जो डी में 3 बटा हुआ था, जो 3 दिया गया था डी को, वो तो पहले ही गायब हो चुका है। तो उसको भी देखेंगे कि उसने कितने जो थर्ड और फोर्थ प्रेफ़रेंस था, वो किसको-किसको मिला था। तो थर्ड प्रेफ़रेंस जो दिया था, ए को 1 लोगों ने दिया था और बी को 2 लोगों ने दिया था। तो जितने-जितने लोगों ने दिया था, उन सभी को लास्ट में जोड़ दिया गया और देखा गया जब 52 जैसे कि 51% जैसे ही कोई पाएगा, वैसे ही उसको जीता मान लिया जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर थोड़ा-सा भी ज़्यादा हो 51 से, या फिर 51 तक पहुँच जाए, वो जीता मान लिया जाएगा, क्योंकि एक वैकेंसी है। तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको काउंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया जा रहा है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, और वह जैसे कि अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अपने पद पे बना रह सकता है। यानी कि उसका अगर टर्म खत्म हो जाए, तो भी वह 5 साल के बाद भी अपने पद पे तब तक बना रहता है, जब तक कि दूसरा चुनाव हो ना जाए, दूसरा राष्ट्रपति आ ना जाए, ठीक है? और वह अपने पद के लिए दोबारा चुना जा सकता है, ऐसा भी संविधान में बताया गया है। तो ये होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल और उससे रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है? तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति के पद की योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, इसको आर्टिकल 58 में बताया गया है, ठीक है? अगर आर्टिकल 58 की बात करें, तो इसमें बताया गया है कि योग्यताएँ क्या-क्या होनी चाहिए। तो वह भारतीय नागरिक हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है? और उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल हो, और उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए जो शर्तें होती हैं, उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है? और वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण, उनके अधीन किसी लाभ के पद पे ना हो। यानी कि कुल मिला के वो किसी लाभ के पद पे ना हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये पूरी योग्यताएँ हैं, जो कि किसी एक राष्ट्रपति में होनी चाहिए। अगर कोई भी एक नहीं पूरी होती हैं, तो उसको योग्य नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 59 में बताया गया है कि जो इसके उम्मीदवार होते हैं, उनको क्या-क्या शर्तें पूरी करी जानी चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का किसी का भी सदस्य ना हो, ठीक है? वो किसी भी सदन होते हैं, दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर किसी भी सदन का सदस्य है, यानी किसी भी इसमें लोकसभा या राज्यसभा का किसी का सदस्य है, तो जब वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, उसके पहले दिन से ही वो अपना पद खाली कर देगा, किसी भी अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो तो, उसका पद खाली कर देगा, ठीक है? तो ये प्रावधान है, और वह किसी भी लाभ के पद पे ना हो, ये दूसरा है। उन्हें जो राष्ट्रपति होंगे, उनके निवास के लिए उन्हें राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा, ये भी शर्त है, ठीक है? और उसके बाद जो संसद होती है, यानी पार्लियामेंट होती है, वो उनके विशेषाधिकार यानी जो प्रिविलेज होते हैं, और जो उनके भत्ते होते हैं, और जो उनकी परिलब्धियाँ होती हैं, उनका निर्धारण कर सकती है, ठीक है? उनको डिसाइड कर सकती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास ये होता है अधिकार। और इसमें ये भी बताया जाता है, जो शर्तें हैं, उनमें ये भी बताया गया है कि जो संसद होती है, वो उनके भत्ते और उनकी जो परिलब्धियाँ हैं, यानी कि जो एमोल्मेंट्स हैं, उनको कभी कम नहीं कर सकती उनके कार्यकाल के दौरान में, ठीक है? इसमें ये भी बताया गया है। जो राष्ट्रपति होते हैं, उनको किसी भी क्रिमिनल कार्यवाही के लिए, यानी जो भी आपराधिक कार्यवाहियाँ होती हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती हैं, उससे छूट रहती है। यहाँ तक कि अगर उनका पर्सनल भी कोई आपराधिक कार्य हो, उसके लिए भी उनको छूट रहती है। उसके लिए एक समय दिया जाता है, उसके अंडर में उनको अपना जो भी मत होता है, उसको रखना रहता है। बिना नोटिस के ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से उनके पर्सनल जो होते हैं क्राइम, उसके लिए उनको नोटिस दिया जा सकता है, ठीक है? जो उनके पर्सनल अपराध होते हैं, यानी व्यक्तिगत अपराध होते हैं, उसके लिए केवल दीवानी कार्यवाही शुरू हो सकती है, वो भी 2 महीने के पूर्व नोटिस पे, ठीक है? तो इसमें ये भी बताया गया है, उनको कारावास या फिर गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ये भी बताया गया है। तो ये सारी शर्तें हैं किसी भी राष्ट्रपति के लिए। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो राष्ट्रपति होता है, उनका पद कब-कब खाली हो सकता है, ठीक है? तो उसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए 5 साल का, तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, ठीक है? राष्ट्रपति खुद जाके अपना त्यागपत्र अगर उपराष्ट्रपति को दे दे, तो भी वह पद रिक्त हो सकता है। और उसके बाद एक और टर्म है, जिसके द्वारा ये पद रिक्त हो सकता है कि अगर उनकी डेथ हो जाए, तो भी ये पद रिक्त हो सकता है। और लोकसभा या राज्यसभा महाभियोग का आरोप लगाएँ और वह वैध भी साबित हो जाए, यानी कि वैलिड भी रहे, तो इस स्थिति में भी यह पद रिक्त हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति उस टाइम पे पद से हट जाएँगे और वह पद रिक्त हो सकता है, ठीक है? और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर वो चुनाव को अवैध घोषित कर दे, तो भी यह पद रिक्त हो सकता है। तो कुल मिला के ये सारी कंडीशंस हैं, जो कि उनके पद राष्ट्रपति का पद कब-कब रिक्त हो सकता है, इसके बारे में बताता है, यानी कब-कब ब्लैंक रह सकता है उनका पद, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है? जब भी ये राष्ट्रपति पद रिक्त होता है, तो वो खाली नहीं रह सकता है। तो उसके लिए जो राष्ट्रपति अधिनियम 1969 है, उसमें बताया गया है कि जिस टाइम पे भी राष्ट्रपति का जो पोस्ट है, वो अगर वैकेंट रहेगा, तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे उस जगह पे, उस उनका पद सँभालेंगे। अगर वो भी नहीं रहते हैं, तो उनके जगह पे मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पद को सँभालेगा। अगर वो भी नहीं रहता है, तो जो उसका प्रमुख जज होगा,
सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होगा उस टाइम पे, उस पद को तब वो सँभालेगा, ठीक है? कुल मिला के उसके पद को रिक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक बार को अगर मान लिया जाए कि वो इस टाइम पे नहीं है और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, लेकिन कोई भी प्रमुख जज तो रहेगा ही रहेगा किसी भी सुप्रीम कोर्ट में। जो प्रमुख जज रहेगा, वो तो रहेगा ही। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का पद कभी वैकेंट नहीं रहेगा, ऐसी अगर विषम परिस्थितियाँ आ जाएँ तो, यानी कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाएँ, तो कभी रिक्त ना रहे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस बताया गया है भारत के राष्ट्रपति अधिनियम 1969 में, ठीक है? और ये सभी जो राष्ट्रपति का जो पद का निर्वहन करते हैं, वो राष्ट्रपति के फिर से चुन लिए जाने तक ही करते हैं और उसके बाद वह फिर से अपने पुनः जो पहले पद पे रहते हैं, उसमें फिर से आ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट उनके पद पे आ गया है, अगर वो रिक्त है पद, यानी कि वो अगर वैकेंट है राष्ट्रपति का पद, अगर उपराष्ट्रपति उनके जगह पे कार्य कर रहा है, तो जिस टाइम पे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा और नए राष्ट्रपति आ जाएँगे, तो वो पुनः से उपराष्ट्रपति के पद पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कार्यक्रम या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम सेट किए गए हैं कि कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली ना रह जाए और कार्य चलता रहे, ठीक है? तो कुल मिला के ये सारी डिटेल्स थी कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे प्रेफ़रेंसिंग वोट सिस्टम लागू होता है, कैसे हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज़ करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, कौन-कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, कैसे काउंटिंग होती है और उनके वोट की वैल्यू क्या होती है एमपीज़ और एमएलएज़ की। और जो भी एस्पेक्ट्स थे इससे कवर करने के लिए वो मैंने कवर किए। इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसको मैं आगे आने वाले पार्ट में कवर करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पार्ट आपको हेल्प करेगा काफ़ी कुछ चीज़ें समझने में, काफ़ी कुछ चीज़ें याद करने में। तो इसी आशा के साथ मैं अब इसको कंप्लीट करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।